या सजाए मौत, ऐसा नहीं करते हैं। हम्म। उनका एक सिस्टम है परजिम का, जहाँ की उनको उनके परिवार के साथ फार फ्लंग एरिया में एक छोटा सा घर दे देते हैं, एक छोटा सा मंथली स्टाइपेंड या छोटी सी तनख्वाह दे देते हैं। हम्म। ऐसा ही लग रहा है कि जनरल जांग के साथ भी होगा। अब उनकी जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना पड़ेगा। सेंट्रल हाँ। मिलिट्री कमीशन में जितने टॉप अपॉइंटमेंट हैं वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। हम्म। जो पीएलए की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है या स्पेस फोर्स भी जो है, इन हम्म। सब में जो भी ऊपर शीर्ष पदों पे होते हैं वो पॉलिटिकली नॉमिनेटेड और पॉलिटिकली सिलेक्टेड होते हैं। हम्म। और इनमें से ज्यादातर की उम्र अगर आप देखें, इन सब की उम्र 70 साल के आसपास होती है, 80 साल के आसपास होती है कई बार। हम्म। क्योंकि ये जब चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चालू हुआ था शुरुआती दौर में 1950 1960, जबकि चीन कोरिया के युद्ध में भी 1953 54 55 में हेल्प कर रहा था, उस वक्त से ये लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निगाह में है। तो इनको आमतौर पे आजीवन कारावास नहीं दिया जाता, इनको आमतौर पर मृत्युदंड भी नहीं जाता, हम्म। लेकिन उनका जो करियर है वो खत्म कर दिया जाता है। एक और चीज जो करते हैं कि इसके बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हाँ। उनके जो बच्चे हैं, वो जहां पे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो अंडर चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के डायरेक्ट सुपरविजन में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि वो तो गलत रास्ते पर नहीं जा रहे, वो तो बच्चे जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए लॉयल हैं कि नहीं। हम्म। जी। ठीक है, मतलब सर आपके हिसाब से अगर माने तो ये कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर खुद ही प्रैक्टिस का टाइम देते हैं और आप अपने आप को यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हट जाइए, और उनके बच्चों को भी आपने कहा कि शिक्षा दी जाती है, तो बेसिक से अगर हम देखें तो बहुत कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दीपक जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप ये समझते हैं कि केवल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है क्या? अगर भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है तो यह भी कहा जा रहा है कि केवल भ्रष्टाचार अभियान ये चलाया जा रहा है विरोधी, और एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर पूरी तख्ता पलट बिल्कुल बोलना सही नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग को कुछ नहीं होने वाला है, केवल उनके आसपास के लोगों को होने वाला है, और ये होता हम देख भी रहे हैं। अब देखिए यूके साहब ने बहुत बड़ी जानकारी ये भी दी कि ये तमाम तरीके से कार्रवाई चली आ रही है, तो क्या सर हम ये माने केवल एक महज औपचारिकता है, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है शी जिनपिंग के साथ? क्या कहेंगे? जी सृष्टि जी, बिल्कुल। देखिए, एक औपचारिकता महज इसको नहीं कह सकते हैं, हाँ। बिकॉज बहुत सारी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हाँ। इसमें मिलिट्री सीक्रेट्स का भी मामला हो सकता है, जो कि भी कंफर्म होना बाकी है। हम्म। पर एक बात हमको समझने की बेहद जरूरी है कि भ्रष्टाचार से बढ़ के एक पॉलिटिकल मामला भी है। हम्म। देखिए, हमको जनरली सिखाया जाता है या हम सब लोग पढ़ते हैं कि चाइना में एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल है सी जिनपिंग के अंडर। हम्म। लेकिन समझने की बात यह है कि उसके बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बेसिस पे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है और ऐसे बिल्कुल। में बहुत सारे ज्योग्राफी के बेसिस पे बहुत सारे मिलिट्री में भी फैक्शंस बने होते हैं हम्म। ना। ऐसे में सांगशी गैंग एक होता है जो शी जिनपिंग के होम प्रोविंस से है। ऐसे में फुजियान का उनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई है, कम्युनिस्ट यूथ लीग है। तो ऐसे ज्योग्राफी के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे फैक्शंस टाइप बने होते हैं, हम्म। जबकि ओवरऑल कमांड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर होता है। हम्म। तो ऐसे में जब भी दिखता है कि कोई भी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म कर रहा है, ऐसे में दिखता है कि कोई भी इसको आगे बढ़ के चैलेंज कर सकता है, तो ये पर्जिंग का एक्टिविटी किया जाता है। हम्म। अब इसमें बेहतर और बेहतर समझने की बात यह है कि इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इस तरह की खबरों के क्या इसमें भारत भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो समझिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको समझ रहे हैं कि ऐसे में चाइना के बहुत सारे एडवेंचरिस्ट ऑपरेशंस को थोड़ा सा ये पीछे लेके जाएगा। सर ऐसे में हम देख सारे सकते यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सैन्य ऑपरेशन है, ये सैन्य बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन हो रहा है। सैन्य ऑपरेशन बड़े अफसर है सृष्टि जी, लेकिन हाँ। जैसे हम बात करें हाँ। ताइवान को लेके बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो थोड़ा सा अभी पीछे जा सकता है। ऐसे में ठीक है। ऐसे में भारत के ऊपर, यूएस के ऊपर इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ठीक है। सृष्टि जी। और इसी आपने जो जवाब दिया इससे ही एक सवाल मेरा कैप्टन यूके देवनाथ जी से है। सर ये बताइए कि क्या ये जल्दबाजी है क्या, अगर पावर सेंटर ही आपने चेंज कर दिया? देखिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, सबसे करीबी थे,
और जैसा हमने दर्शकों को भी बताया कि किसी को मतलब हटाया गया अब तक पद में से 6 में से 5 को हटा दिया गया। और झांग कहा जा रहा है कि वियतनाम युद्ध के समय से अनुभवी यहां पर बड़े अधिकारी है, जनरल साहब हैं, उन्हें कई ऐसे नामों से भी पुकारा जाता था। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पावर सेंटर चेंज कर देना, क्या इससे इंपैक्ट नहीं आएगा पार्टी में? सृष्टि, इसमें कोई शक नहीं है कि आमतौर पे टॉप जनरल्स को अगर इस तरह से चेंज किया जाए तो पावर बिल्कुल। सेंटर में शिफ्ट होता है। हाँ। लेकिन सृष्टि, क्या होता है, चाइनीज आर्म फोर्सेस, पीएलए, एयरफोर्स और नेवी, रॉकेट फोर्सेस अभी एक मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल पॉलिटिकल कमिश्नर्स जो नियुक्त किए गए थे, वो शायद पॉलिटिकल ज्यादा थे और टेक्निकल नॉलेज का कई बार अभाव था। ठीक है। ऐसा होता है। आज की तारीख में अगर किसी की उम्र 60 हो गई है, 70 हो गई है, जाहिर बात है उसको कंप्यूटर या आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है समझ नहीं आएगा। तो ऐसे में चाइना में एक ट्रेंड है जहां वो आस्ते आस्ते नेक्स्ट जेन जी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को ब्रिगेडियर और जनरल बनाया जा रहा है जो कि एमटेक हैं, जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर चुके हैं। क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा है कि आने वाले दशकों में चाहे रॉकेट फोर्स कमांडर हो, चाहे एयरफोर्स कमांडर हो या स्पेस फोर्स कमांडर हो, उसको टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड होना होगा। तो ठीक है, पुराना सर, मतलब जो आपके नॉन हिसाब से, सर आपके हिसाब से जो आप जवाब दे रहे हैं ये तो फिर मामूली बदलाव है ना, इसको तो बड़े बदलाव के स्तर पर हम नहीं देख सकते। ठीक है, टेक्निकली तरीके से सब यहाँ पर फिट होने चाहिए और ये तो हर देशों के साथ है, तो ये हम केवल चीन का आंतरिक मामला समझे, इससे दुनिया में कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है? हाँ, डेफिनेटली इसका दुनिया में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यह सोचना कि ऐसा होने से चीन में कोई अंदरूनी खलल होगा, विद्रोह होगा, तख्ता पलट होगा या चीन की पीएलए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कमजोर पड़ेगी, ऐसा है नहीं। आपने सारे कयासों पर सर पूर्ण विराम लगा दिया। अपने जवाब से आपने सारे कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में हम सर हलचल देख रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और आपने कयासों पर आज ही पूर्ण विराम लगा दिया। और एक बार मैं डॉक्टर दीपक नागर जी से इसी सवाल पर जवाब लूंगी। दीपक जी, क्या लग रहा है यहां पर अगर हम बात करें चीन के अंदर जो आंतरिक मसले चल रहे हैं, यूके देवनाथ जी भी बहुत गहन जानकारी यहां दर्शकों को हमारे देते चले गए, साफ कह रहे हैं कि केवल ये महज ऑपरेशन है, हाईली क्वालिफाइड। उन्हें कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे हम करते हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, वैसी चीन की यहां पर सैन्य शक्तियों में सुधार को हम देख रहे हैं। तो क्या ये आप मानते हैं कि अभी जो मिडल ईस्ट में हलचल है, पूरी दुनिया में हलचल है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं सर की बात से सहमत हूं। अभी तक जो हम देख रहे हैं, अभी तक से उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक उनका आंतरिक मामला है। पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने इस तरह की चीजें पहले भी देखी हैं। म्यांमार हमने देखा है, रातों रात सत्ता पलट हो जाती है, और उसके इसी तरह से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आते हैं। अभी इसमें बड़ा एक गुत्थी जो है, जो सुलझाने की बात है, जिसका कंफर्मेशन हम आगे देख सकते हैं, वो ये है कि इसमें मिलिट्री सीक्रेट्स वाली बात में कितना दम है। मिलिट्री सीक्रेट्स बेचने वाली बात में कितना दम है। अभी इस पे यूएस इंटेलिजेंस भी चुप है, यूएस मीडिया भी चुप है, और चाइना में भी हमने देखा है इस पे कुछ बात रिएक्शन नहीं है, अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इस बारे में बातें की जा रही है। तो अगर ये इन बातों में कुछ सच्चाई है तो यूएस को एक डिप्लोमेटिक विंडो ये जरूर प्रोवाइड करेगा जहां वो पीएलए की वल्नरेबिलिटीज को डेटरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और ऐसे में जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, क्वाड के फॉर्म में आप देखिए, ऑकस के फॉर्म में देखिए, तो ऐसे में ये सबका एक ब्रॉडर हम पावर प्ले ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में देख सकते हैं। सृष्टि, ठीक है। यूके देवनाथ सर, आपसे एक बहुत अहम सवाल मेरा इस वक्त ये हो जाएगा सर, अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग देशों की हम बात करें, रिएक्शन तुरंत सामने आते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका रिएक्ट करता है, देश और दुनिया में कुछ भी हलचल तेज होती है। लेकिन हम चाइना को बोले तो कहा जाता है कि सेपरेटली यहां पर चाइना जो है अपने देश को सुरक्षित महफूज रखता है, और ऐसे में मिलिट्री बेस पर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आपने यहां पर चाइना की राजनीति देखी है सर, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है वो भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी आज दर्शकों के लिए कि अगर यहां चीन की हम बात करें, जितना महफूज अपनी यहां पर कार्रवाई कह लीजिए, सत्ता कह लीजिए चाइना रखता है,
क्या अब ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव मोड में यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है? श्री इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज लीडरशिप जो है अपने चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। बिल्कुल। तो अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें देखिए जो पश्चिमी मीडिया से छन छन के जो खबरें आ रही हैं, ज्यादातर सोर्स उनका ओरिजिन जो है वो अमेरिका से ही हो रहा है। हम्म। अमेरिका चाहता है कि ऐसा हो, हाँ। उनकी वो चाहता है कि ऐसा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अ, ठीक है, सत्ता परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ? वेनेजुएला में अमेरिका ने बिल्कुल। जितने मिलिट्री जनरल्स थे उनको खरीद लिया। अब तो खबर में आ रही कि वेनेजुएला में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भी अमेरिका ने अपने पल्ले पे कर लिया, और हम्म। उसके बाद ही निकोलस मदुराई को अरेस्ट किया और हाईजैक किया। जी। लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल। चीन कोई छोटा देश नहीं है। तो पूरे चीन को इस तरह से, अगर अमेरिका जैसे बोल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा उनके यहाँ होता नहीं है। हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि जो टॉप लीडरशिप है उसको आस्ते आस्ते बताया जाता है कि अब आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, बाकी पोलिट ब्यूरो मेंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में चले जाएं। मतलब आज अचानक कोई बॉस है नंबर वन और कल से वो जेल में चला गया, ऐसा वहां आमतौर पर होता नहीं है। टॉप ब्रास को पोलिट ब्यूरो ही हिंट दे देती है कि अगले 1 महीने में आप आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में चले जाइए। कह देते हैं कि भाई उनका हाँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पारिवारिक कारण थे, पर्सनल कारण थे, इसलिए वो पृष्ठभूमि में चले गए। जी। ठीक है सर। दीपक जी, आपसे मेरा अहम सवाल ये होगा इस मामले में कि अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है जब भी किसी देश में तख्ता पलट होने के आसार नजर आते हैं या फिर बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है, वो भी इस वक्त जब पूरे विश्व में हलचल तेज है, आपसे मैं जानना चाहूंगी अगर हम भारत की बात करें तो क्या ये भारत के लिए एक ऑप्शन है या फिर खतरे की घंटी है? क्या लग रहा है? लेकिन कि फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आप ऑप्शन 3 पर क्लिक करना चाहेंगे? भारत के लिए ये मेरे हिसाब से एक बिजनेस एज यूजुअल है। हम्म। भारत के खुद के आंतरिक मामले हैं जो चीन से उनको सुलझाने हैं, चाहे बॉर्डर को लेके हो, चाहे ट्रेड के इश्यूज को लेके हो। और जैसा कि सर ने भी बताया कि अब एक मॉडर्नाइजेशन वो अपनी मिलिट्री का कर रहे हैं। हम्म। तो हाँ, हम ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसे जनरल्स भी देख सकते हैं जो हमारे साथ इन मुद्दों को सुलझाने को लेकर थोड़े तत्पर हों। ऐसे जनरल्स भी देख सकते हैं जो इस पे और हॉकिश हों। तो भारत के लिए एक बिजनेस एज यूजुअल इसको हम देख सकते हैं, हम्म। बशर्ते कि इसमें दूसरा कोई एंगल ना हो। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं हाँ। वो सच ना हो। अगर वो सच होती हैं तो ऐसे में फिर दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है। वहां चाइना की हम जोर जबरदस्ती देख सकते हैं। तो ठीक है। मेरे हिसाब से अभी के लिए भारत के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप जी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए।